हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। हम चैप्टर नंबर 6 चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं सभी विद्यार्थी, जिसका नाम था हमारा समंकों का संपादन एवं सांख्यिकी विवरण। समंकों का कहने का तात्पर्य समंकों का संपादन किस प्रकार से किया जाता है, सामान्य परिचय के बारे में हम पूर्व वाली क्लास के अंदर हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्राथमिक समंकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज का जो बिंदु हमारा रहेगा वह समंकों के एडिटिंग, कहने का तात्पर्य है समंकों का जो संपादन की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी हेडिंग कर लीजिए, संपादन की प्रक्रिया। अध्याय हमारा 6 अध्याय चल रहा है बच्चों, चैप्टर नंबर 6, इसका नाम हमारा समंकों का संपादन। बिंदु चैप्टर 6 में हमारा बिंदु चलेगा आज का बिंदु संपादन की प्रक्रिया। संपादन की प्रक्रिया, जो समंकों का संपादन किया जाता है तो संपादन का समय इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए, प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किन तथ्यों को ध्यान में रखना परम आवश्यक है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो हमारे बिंदु प्रारंभ करने से पहले आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। हमारा जो आज का बिंदु रहेगा वो जो समंकों का संपादन। संपादन कहने का तात्पर्य है जो समंकों का जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो किन तथ्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाए, प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाए, उनका संपादन लोगों के सामने समूह किस प्रकार से प्रस्तुत करें ताकि लोग सरलता पूर्वक उन समूह को समझ सके या उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। सर्वप्रथम कुछ विद्वानों ने सहयोग प्रदान किया है संपादन की प्रक्रिया के अंतर्गत, जिसमें बेले का नाम भी आता है। डब्ल्यू बी बेले के वेस्ले के अनुसार, वेस्ले ने कहा, वेस्ले के अनुसार है, जॉन कमिट्स के अनुसार है। इन्होंने अपने प्रोसीजर प्रक्रिया बताई है समंकों का जो संपादन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाए। तो देखिए, प्रमुख विद्वान या विद्वानों के अनुसार संपादन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से व्यक्त की गई है। अब उस जो प्रमुख विद्वान रहे उसके क्या नाम है, उनका नाम लीजिए। प्रोफेसर डब्ल्यू बी बेले, बहुत सारे विद्वानों का एक साथ सहयोग प्रदान हुआ है इसमें। जॉन कमिट्स तथा जॉन कमिंग्स के अनुसार प्रोफेसर डब्ल्यू बी बेले तथा जॉन कमिंग्स ने समंकों का संपादन करने की जो प्रक्रिया बताई, तो प्रक्रिया में उन्होंने क्या कहा उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें इन्होंने समंकों का संपादन करने के लिए 4 प्रकार के कार्यों का वर्णन किया है। 4 प्रकार के कार्यों का वर्णन किया है। ये कार्य निम्न प्रकार से हैं। तो ये कार्य कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के। प्रोफेसर डब्ल्यू बी बेले और जॉन कमिंग्स ने अनुसार समंकों का संपादन करने के लिए
4 प्रकार के कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने जो इन 4 प्रकार के कार्यों के द्वारा समंको का संपादन किया जाए करना चाहिए। तो प्रथम जो कार्य बताया गया है वहां डायग्राम के माध्यम बता सकता हूं। यहां पर मैं आपको समंको के संपादन की प्रक्रिया के कार्य, समंको के संपादन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत 4 प्रकार के कार्य बताए गए हैं। मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूं, डायग्राम के माध्यम से बताया जाएगा ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, विद्यार्थियों को याद तुरंत हो जाए। पूर्व के अंतर्गत भी मैं आप इन सभी के बिंदुओं के बारे में बता चुका हूं। याद करने के तरीके के बारे में बता सकता हूं कि आपको टॉपिक या बिंदु जो याद करने हैं किस प्रकार से याद करने हैं, वो इन्हीं तथ्यों के माध्यम से या इन्हीं बिंदुओं के द्वारा आप याद करने का प्रयास कीजिए। आपकी कॉपी में जब आप नोट्स बनाते हो तब भी इसी का साहित्य, इन्हीं तथ्यों की या इसी डायग्राम के माध्यम से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए ताकि पढ़ते समय, याद करते समय आप किसी प्रकार समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो प्रोफेसर डॉबी बेले और जॉन कमिंग के अनुसार 4 कार्य बताए गए। प्रथम जो कार्य बताया था हमारा संगति के लिए, प्रथम कार्य हमारा है संगति के लिए संपादन। प्रथम कार्य क्या है बच्चों? संगति के लिए संपादन। दूसरा कार्य बताया गया हमारा एक रूपता के लिए संपादन, एक रूपता के लिए संपादन, समूह को एक रूपता लाने के लिए संपादन करना। तीसरा कार्य बताया गया पूर्णता के लिए संपादन, पूर्णता के लिए संपादन। और चतुर्थ कार्य बताया गया हमारा परिशुद्धता के लिए संपादन। बहुत अच्छी बात, परिशुद्धता के लिए संपादन। ये हमारे संपादन के 4 कार्य बताए गए। समंको का संपादन करने की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, तो उस प्रक्रिया का संपादन करने के लिए 4 प्रकार के कार्यों का निर्माण किया गया होगा। प्रोफेसर डब्ल्यू बी बेले और कमिंग्स के अनुसार प्रथम कार्य हमारा संगति के लिए संपादन करना, दूसरा कार्य था एक रूपता के लिए संपादन करना, तीसरा कार्य था पूर्णता के लिए संपादन करना और चौथा बताया परिशुद्धता के लिए संपादन करना। 4 कार्य हैं। सभी प्रकार कार्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो नंबर 1 डाल लीजिए सभी विद्यार्थी। प्रथम कार्य हमारा है संगति के लिए संपादन। ठीक है बच्चों, प्रथम कार्य हमारा है संगति के लिए संपादन। संगति के लिए संपादन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस प्रक्रिया में क्या किन बिंदुओं के बारे में बताया गया है, किन तथ्यों के बारे में बताया गया है, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रश्नावली व अनुसूची में कभी कभी ऐसे देखो, कभी कभी प्रश्नावली व अनुसूची में जो अनुसूची बनाई जाती है, इनके बारे में आपको पूर्व वाली क्लासों के अंतर्गत बता भी चुका हूं। ठीक है, प्रश्नावली व अनुसूची में कभी अनुसूची में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तरों की सत्यता, नहीं उत्तर जो ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर सत्य प्रतीत होते हुए नहीं लगते हैं, सत्य प्रतीत होते हैं, उनका परीक्षण किया जाता है। तो उनके उत्तर सही है नहीं, तो परीक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए,
तो अनुसूचित कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तरों की सत्यता प्रश्नों के पारस्परिक परीक्षण करके ही किए जाते हैं, या प्रश्नों का जो पारस्परिक परीक्षण किया जाएगा करके ही किए जाते हैं, करके ही की जाती है। यानी जो हमारे उत्तर प्राप्त हुए हैं प्रश्नावली में जो प्रश्नों का निर्माण किया गया था, उन प्रश्नों के हमें जो उत्तर हमें प्राप्त हुए हैं उनके उत्तर सही है या गलत, इसकी जांच करने इसकी जांच कैसे करोगे बच्चों? प्रश्नों के पारस्परिक यानी प्रश्नों का अध्ययन करके आप उन प्रश्नों के बारे में अध्ययन कीजिए, जानकारी प्राप्त आपके द्वारा जो प्रश्नों का निर्माण किया गया है वह सही किया गया है या नहीं है, गलत किया गया है। यदि गलत किया गया है तो आपको उत्तर गलत प्राप्त होगा और सही किए गए हैं तो सही प्राप्त होगा। लेकिन यदि प्रश्नावली में प्रश्नावली में कई उत्तर ऐसे प्राप्त होते हैं, कई प्रश्नों के उत्तर ऐसे प्राप्त होते हैं जो आपस में होता है एक दूसरे के विरोधी, यानी कहने का तात्पर्य एक उत्तर दूसरे प्रश्न का विरोधी या दूसरे उत्तर का विरोधी बन जाता है। तो कहने प्रश्नावली कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके कई उत्तर परस्पर विरोधी, धीरे नहीं आपको यहां ले जाओ, परस्पर विरोधी या असंगत, यानी उन प्रश्नों के उत्तर का प्रश्नों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं हो पाता है। विरोधी या असंगत होने पर अनुसंधानकर्ता को उस प्रश्नावली को अस्वीकार कर देना चाहिए, यानी उसे स्वीकार नहीं कर देना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए। इनको एक्सेप्टेबल नहीं किया जाए, उनको ऐसा कर दिया जाए जिससे परिणाम हमारे क्या नहीं हो बच्चों, भ्रमात्मक नहीं हो, जिससे परिणाम भ्रमात्मक नहीं हो। यदि उस प्रकार की प्रश्नावली को स्वीकार कर लिया जाएगा तो परिणाम भ्रमात्मक हो सकता है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लेना, समझ लेना। कभी कभी प्रश्नावली व अनुसूची में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, जिनके उत्तरों की सत्यता प्रश्नों के पारस्परिक प्रश्न करके ही की जाता है। तो प्रश्न गलत होते हैं कई बार, यानी उनके सही उत्तर जो उत्तर हम जानना अनुसंधानकर्ता जो है जो उत्तर जानना चाहता है सूचक के माध्यम से, वे उत्तरों से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यदि उन्हें उत्तर की सत्य जांच करनी है तो प्रश्नों को आपस में परीक्षण करना पड़ेगा। यदि प्रश्नावली में कई प्रश्नों के उत्तर ऐसे प्राप्त होते हैं जिनके कई उत्तर परस्पर विरोधी या असंगत होने पर, कई उत्तर ऐसे होते हैं जो आपस में परस्पर विरोधी होते हैं, असंगत होते हैं। यदि असंगत या विरोधी उत्तर में प्राप्त हो रहे हैं तो अनुसंधानकर्ता का क्या दायित्व बनेगा कि उस प्रश्नावली को अस्वीकार कर देना चाहिए। वो जितने अस्वीकार कर देगा, इनको स्वीकार कर लेगा तो हमारे परिणाम कैसे होंगे बच्चों, भ्रमात्मक परिणाम हमारे सामने प्रकट होंगे, जो हमारे लिए क्या होंगे बच्चों, गलत साबित होंगे। ये हमारा पहला बिंदु हो गया। दूसरा हमारा एकरूपता के लिए, तो
तो दूसरा बिंदु अध्ययन करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लेना साफ साफ अक्षरों में, ठीक है। आगे अध्ययन करते हैं दूसरे बिंदु के बारे में, दूसरे बिंदु में क्या बताया गया है। समझ में, आशा करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। ले लिया स्क्रीनशॉट से विद्यार्थियों ने। चलिए बिंदु नंबर दूसरा हमारा जो कार्य बताया एक रूपता के लिए संपादन, दूसरे बिंदु के बारे में अध्ययन करते हैं। तथ्य नंबर दूसरा, सभी विद्यार्थियों के पास तो टॉपिक बिंदु लिखे हुए हैं, लिख लेना बिंदु, ठीक है बच्चों। इसको साफ नहीं कर रहा हूं, आपको दिखता रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो तथ्य बताया है, दूसरा हमारा एक रूपता के लिए संपादन, दूसरा बिंदु एक रूपता के लिए संपादन, एक रूपता के लिए संपादन जो किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में समझ लीजिए। पहला हमारा खत्म हो गया संगति के लिए, दूसरा हमारा एक रूपता के लिए, यानी हमारा जो समंक है वो एक रूप से प्रकट होने चाहिए। कैसे, यदि एक रूप प्रकट नहीं होगा तो हमें किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लिखिए, कभी कभी प्रश्नावली में प्रश्नावली में एक ही प्रश्न के अलग निष्कर्ष कह सकते हैं, उत्तर कह सकते हैं, अलग अलग उत्तर प्राप्त होने से उनमें अलग उत्तर प्राप्त होने से उसमें किसका अभाव पाया जाएगा बच्चों, एक रूपता का अभाव होता है, उसमें एक रूपता का अभाव होता है। जैसे उदाहरण समझ लो, जैसे में क्या बताया गया है कि यदि उदाहरण के तौर में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार मापन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, किसी किसान का उदाहरण ले लेते हैं, कहीं कभी यदि किसी किसान के द्वारा मापन की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जैसे किसी गांव के अंतर्गत 10 लोग हैं, किसी शहर में इतने लोग हैं, यदि एक व्यक्ति को शहरी व्यक्ति के मापन जो करेगा अलग रूप में करेगा, ग्रामीण व्यक्ति करेगा अलग रूप में, साहब ये एक शेर का होगा, है कि साहब ये कोई शहरी पढ़ा लिखा साहब शायद ये 100-200 ग्राम का या 1 किलो का होगा शायद, ऐसे प्रकार से हमने अंदाजा लगाया। 1 किलो का नहीं है वैसे, ये केवल मैंने मापन बताया एक प्रक्रिया, कोई टन में कह दे, कोई मन में कह दे, कोई शेर में कह दे, किसी भी रूप में, यानी मापन का प्रक्रिया एक रूपता नहीं होने के कारण संपादन करते समय हमें समस्याएं सामने आती है। जैसे किसी किसान द्वारा वस्तु का भार का मापन, वस्तु के भार का मापन, भार का यानी वेट का भार का मतलब क्या है, वेट, भार का मापन क्विंटल, मन लिख लो पहले, मन, शेर, क्विंटल, ट्विंकल नहीं है बच्चों, क्विंटल, ठीक है, मापन मन, शेर, क्विंटल आदि के रूप में व्यक्त करता है, यानी वस्तुओं का मापन है मन के रूप में, शेर के रूप में, क्विंटल के रूप में करता है। तो इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार की स्थिति जो सामने प्रकट होगी, तो इस प्रकार की स्थिति
स्थिति, यानी किसान के सामने, किसी व्यक्ति के सामने इस प्रकार की स्थिति होगी तो उसे उस स्थिति को एक रूपता में लाना अनुसंधानकर्ता का प्रमुख दायित्व बन जाता है कि वह उस भार के मापन की जो तुलना कर रहा है, जो मापन कर रहा है, उसको एक रूपता लाए। तो इस प्रकार की स्थिति में समंको का संपादन करने के लिए, समंको का संपादन करने के लिए, समंको का संपादन किया जा रहा है, समंको का संपादन करने के लिए इकाइयों में एक रूपता का होना आवश्यक है। अर्थात किसी वस्तु के भार के मापन की इकाई एक ही रूप में होनी चाहिए। जैसे कह सकते हैं हम, लिक्विड जो चीज होती है उसे लीटर में मापना, एक निश्चित इकाई हो गई। जैसे कई बार कहते हैं आप दूध कितना किलो लेते हो आप, उदाहरण सब 1 किलो। अरे भाई, दूध कभी किलो में आता है क्या? नहीं ना। ये दूध का मापन जो क्या है, मापन की जो इकाई बताई, क्या बताएगी बच्चों? लीटर। तो इसमें लीटर में 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध। कभी दुकान पे जाते हैं साहब 2 किलो तेल देना। भाई तेल 2 किलो में थोड़ी आएगा, वह एक लिक्विड मात्रा है। जब लिक्विड किसी वस्तु का जो मापन किया जाता है, उसके मापन की इकाई बताई गई है बच्चों, क्या? लीटर। तो वहां पर आपको लीटर में ही कहना चाहिए। अपने लीटर। जैसे घी, जब घी लेके आ रहे हैं, घी कितना लेके आ रहे हैं साहब? 2 किलो। भाई किलो नहीं, वहां लीटर में मापा जा रहा है। घी भी लिक्विड है, लिक्विड पदार्थ है, वो जम जाता है बाय मिस्टेक, सर्दी कारण जम जाएगा, लिक्विड हो गया वो भी। तो समझ में क्या हो गया? किसमें हो गया? लीटर में हो गया ना। तो यानी मापन एक रूप होना चाहिए, लग रहा नहीं। उसे यहाँ पे लीटर में कहा जाएगा तो वहां पे सब लीटर में ही किया जाना चाहिए। ग्रामीण लोग शेर का, मन का, इसका उपयोग कर रहे हैं तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। मापन इकाई एक होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको भी उदाहरण के माध्यम से समझा दिया। ये दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु हमारा है पूर्णता के लिए संपादन। तो पूर्णता के लिए संपादन इस प्रकार से, थर्ड नंबर डाल लीजिए, पूर्णता के लिए संपादन। अब पूर्णता के लिए किस प्रकार संपादन होगा उसको भी जान लीजिए कि समंको का जो संपादन किया जाए, पूर्णता के लिए किस रूप में किया जाए। समंको को पूर्ण जैसे कहने का तात्पर्य कई बार अनुसूचियों में प्रश्नावली के अंतर्गत डाक द्वारा जब प्रश्नावली प्रसिद्ध की जाती है, सूचना भेज जाती है, तो वहां प्रश्न के पास पहुंचते हैं। तो कई बार सूचक क्या होता है, प्रश्नों को समझ नहीं पाता है, और जब प्रश्नों को समझ नहीं पाएगा तो प्रश्नावली में आधे अधूरे उत्तर या जितने आधे उतने लिखकर प्रसिद्ध कर देगा प्रश्नावली को, और आपको उत्तर अधूरे प्राप्त होंगे तो प्रश्नावली को दोबारा भेजना पड़ेगा उसके पास। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए बचना चाहिए, तभी आप समंको का संपादन सही रूप से कर सकते हो। तो देखिए इसमें कि संपादन करते समय भली प्रकार से यह देख लेना चाहिए, संपादन करते समय अनुसंधानकर्ता को, ऐसे लिख लो उसको, ठीक है, आपकी लैंग्वेज उचित हो जाएगी। अनुसंधानकर्ता को यह देख लेना चाहिए। क्या देख लेना चाहिए? अनुसंधानकर्ता को यह देख लेना चाहिए कि अनुसूचियां पूर्ण है या नहीं, कि अनुसूचियां पूर्ण है या नहीं, यानी जो अनुसूचियां बनाई गई है वह अनुसूचियां हमारे पूर्ण रूप से है या नहीं, उसको जांच लेना चाहिए।
कभी कभी सूचक जो हमारे जिसके द्वारा हम सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, तो कभी कभी सूचक सभी प्रश्नों के उत्तर जो उत्तर नहीं दे पाता है तो उस प्रश्नावली को हमें से तात्पर्य यहाँ है अनुसंधानकर्ता से। हमें से तात्पर्य क्या है बच्चों? हमें से तात्पर्य यहाँ पर अनुसंधानकर्ता। उस प्रश्नावली को हमें रद्द कर देना चाहिए। बच्चों उस प्रश्नावली को हमें रद्द कर देना चाहिए। यांत्रिक सारणियन द्वारा, इसी में चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। यांत्रिक सारणियन, टेबुलेशन कहने का तात्पर्य मशीनी माध्यम से, यानी मशीनों के माध्यम से जो समूहों का सारणियन किया जाता है, टेबुलेशन किया जाता है, उसके बारे में बताया। तो यांत्रिक सारणियन द्वारा संग्रहित समूहों, जो मशीनीकरण पद्धति के माध्यम से समूहों को कलेक्शन, समूहों को एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है। समूहों को गुप्त रूप से, गुप्त संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। समूहों को गुप्त संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी उन संख्याओं को व्यक्त किया जाएगा, उसको प्रकट किया जाएगा, और अनुसंधानकर्ता को इसकी जांच करनी चाहिए। उसकी जांच करने अनुसंधानकर्ता का भी यह दायित्व बनता है कि वह उसकी जांच कर ले कि समस्त क्रियाएं सही प्रकार से की गई है या नहीं। जांच करनी चाहिए कि समस्त क्रियाएं सही प्रकार से की गई है या नहीं। अनुसंधानकर्ता को इसके जांच कर लेनी चाहिए कि आपके द्वारा जो क्रियाएं अपनाई गई है वे क्रियाएं सही है या नहीं। इसका मापन भी उसे कर लेना चाहिए। इन बातों का या इन बिंदुओं का उसे खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी प्रश्नावली पूर्ण रूप से नहीं है, यानी अधूरी है, तो आपको उस अधूरी प्रश्नावली को रद्द कर देना। आपका यह दायित्व बनता है कि उस अधूरी प्रश्नावली को रद्द कर दिया जाए और नई प्रश्नावली का निर्माण किया जाए, नए प्रश्नों को संपादित किया जाए, ताकि अनुसंधानकर्ता, ताकि वह सूचक जिसके द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वह हमें सही, व्यवस्थित और उचित जानकारी प्रदान कर सके। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे अध्ययन करते हैं हमारे चतुर्थ अंतिम कार्य के बारे में। अंतिम कार्य के बारे में क्या बताया गया है, ले लिया स्क्रीनशॉट से विद्यार्थियों ने? ले लिया ना? चलो बहुत अच्छी बात है, सबने ले लिया। तो अंतिम चतुर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। चौथा कार्य क्या बताया गया है? परिशुद्धता के लिए समूहों का संपादन करना। हेडिंग डाल लीजिए नंबर 4, परिशुद्धता के लिए संपादन। चतुर्थ इकाई परिशुद्धता के लिए संपादन। परिशुद्धता के लिए संपादन। आज परिशुद्धता के लिए जो संपादन व्यक्त किया जाएगा
तो संपादन में क्या बताया गया है, किन तथ्यों को सम्मिलित किया गया है, उसी के बारे में व्यक्त किया जाएगा। तो परिशुद्धता का जो संपादन किया जाता है, परिशुद्धता के लिए जो संपादन किया जाता है, उसके लिए जो हमारी जो सामग्री होती है जिसके माध्यम से हमने सम को एकत्र किया गया, उसी के लिए बताया गया है। तो इसमें लिखिए मेरे साथ साथ कि परिशुद्धता के संपादन के लिए संग्रहित सामग्री की संग्रहित सामग्री की जो सामग्री आपने संग्रहित किया है, एकत्रित की है, उसके बारे में संग्रहित सामग्री की यथार्थता यानी शुद्धता के रूप से कह सकते हैं हम, जितना हम जांच कर सकते हैं, यथार्थता की जांच की जाती है, जांच करना संग्रहित सामग्री की यथार्थता की जांच करना संपादन का जटिल कार्य है। संपादन का एक जटिल कार्य है। यानी वो यथार्थता मतलब किस बिंदु तक वे जो आंकड़े हैं या समंकों का जो संपादन किया गया है, वे किस बिंदु तक शुद्ध माने गए हैं, उसके लिए संपादन के बारे में संग्रहित सामग्री पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, जो पूर्व में उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुरूप संग्रहित सामग्री पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। यानी पूर्व में जो उद्देश्य, यानी कहने का तात्पर्य है कि समंकों का संपादन करने से पूर्व उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है, और उसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समंकों का संपादन करना चाहिए, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। और इस कार्य के लिए किस कार्य के लिए, समंकों की परिशुद्धता का संपादन करने के लिए, इस कार्य के लिए अनुसंधानकर्ता को विशेष कौशल, स्किल कहने का तात्पर्य है विशेष कौशल की, बुद्धिमत्ता की, चातुर्यता की, एक अनुभव सहायक की आवश्यकता होती है। विशेष कौशल एवं अनुभव सहायक होता है। यानी अनुसंधानकर्ता में विशेष कौशल डेवलपमेंट, एक विशेष स्किल डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत, और उसके अनुभव कूट के बराबर है। क्या मैं बच्चों, उसमें अनुभव कूट के बराबर है। तो वह समंकों का संपादन करते समय किसी प्रकार की उसके सामने समस्या नहीं आएगी, और समंकों का संपादन वह पूर्ण शुद्धता के साथ करेगा। ये हमारा बिंदु पूरा हो चुका है। समंकों के संपादन की प्रक्रिया के कार्य हमारे पूरे हो चुके हैं, जिसमें डब्ल्यू बी बेले ने और जो जॉन कमिंग्स के अनुसार 4 प्रकार के कार्यों का संपादन किया गया था, संगति के लिए, एकरूपता के लिए, पूर्णता के लिए और परिशुद्धता के लिए। इन 4 प्रकार के कार्य हमारा समझ में आ चुका होगा कि समूहों का संपादन करते समय इन 4 प्रकारों को ध्यान में रखना पर हमें आवश्यक है। अब शेष पढ़ेगा हम अगले क्लास में, जिसके बारे में हम विभ्रमों के बारे में, परिशुद्धता के लिए समूह के संपादन के बारे में
विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेंगे हम अगली आने वाली क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट लेना, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। यदि आपको समझ में आ रहा हो, बिंदु का स्पष्ट हो रहे हैं आपके सामने हर प्रत्येक तथ्य, तो हमारे चैनल को आगे शेयर भी करने का प्रयास भी कीजिएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं आगे वाली क्लास में। ओके।